बनाए एक बार आंसर। हेलो 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 हेलो, आप लोग आंसर एक बार मिला लीजिए सब लोग, कितना आपका सही हुआ है एक बार आप जांच कर लीजिए, उसके बाद वापस हम सारे सवाल का डिस्कशन कराते हैं। देखो जो सही होगा उसको टिक कर देना है, गलत होगा उसको छोटा सा कहीं साइड में उसको काट देना है ना, और देख लेना है 20 में आपका कितना सही हुआ है। देखो पहला सवाल का आंसर डी होगा, पहला का डी, दूसरा का बी, तीसरा का ए, चौथा का ए, पांचवा का सी, छठा का डी, सातवां का बी, आठवां का डी, नौवां का सी, 10वां का डी, 11वें का ए, 12वें का डी, सॉरी 13वें का बी, 14वें का बी, 15वें का ए, 16वें का बी, 17वें का सी, 18वें का डी, 19वें का डी और 20वें का बी, 20वें का बी। मिलाए आप लोग? मिला लिए तो एक बार गिन लीजिए कितना सही हुआ सबका, गिनिए सब लोग जल्दी से कितना सही हुआ। और कितने विद्यार्थी का 15 या 15 से ऊपर है, जरा हाथ खड़ा करिएगा, 15 या 15 से ऊपर, बस। वैसे ही बहुत कम ही लोग आ आए हैं ना, 10 से ऊपर तो बहुत लोग का होगा। 10 से ऊपर वाले एक बार खड़ा करेंगे, 10 से ऊपर वाले, ठीक है। 5 से नीचे वाले देखो थोड़ा मेहनत करना है ना। और ये एक सवाल आपका सीजीएल का ही आपका है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन आपका है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इधर 2-3 सेट और चलेगा सीजीएल 2023 का, ये खत्म हो जाएगा, फिर आपका सीएचएसएल वाला चलेगा आपका, है ना। और गणित का सवाल सब में कॉमन ही होता है, सारे एग्जाम में 1-2 सवाल का थोड़ा लेवल कम बेसी हो सकता है, बाकी हर एग्जाम के दृष्टिकोण से गणित आपका सेम ही है। आप देखो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, गणित का चोर सिपाही वाला सवाल पूछेगा ही पूछेगा, है ना। थोड़ा सा लेवल हल्का फुल्का कम बेसी माइनर हो सकता है, तो अगर एक इस लेवल का तैयारी होगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा, है ना। तो उसका टेंशन आप ना ले, बस ईमानदारी से पढ़िए। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे दूरी भी पूछता है और चाल भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। यह सवाल सीजीएल 2023 साल वाला सवाल है। एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि चोर भागा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 6 मिनट में वो कितना भागा होगा। तो सुनिए यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब क्या मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। एक जीरो यहां का उड़ा दो और एक जीरो यहां का उड़ा दो, इसका मतलब क्या हो गया, 6 मिनट में चोर कितना भागेगा, 2 किलोमीटर भागेगा। मैंने यहीं से जो स्पीड दे रखा है वहीं से काट के पता कर लिया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो घंटे का मतलब कितने मिनट, 60 मिनट। एक जीरो यहां खत्म, एक जीरो यहां खत्म, मतलब 2 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में। 2 किलोमीटर 6 मिनट में। अब देखो चोर जब भागा तो 6 मिनट तक पुलिसकर्मी भागने दिया कि भागो 6 मिनट तक, और 6 मिनट जैसे ही हुआ पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू कर दिया। तो एक बात बता, देखो थीफ यहां पर है और पुलिस जो है यहां पर। पुलिस कै मिनट बाद पीछा करना शुरू किया,
6 मिनट बाद। अब पता है 6 मिनट में चोर कितना भाग सकता है? 2 किलोमीटर भाग सकता है। यानी जब पुलिस पीछा करना शुरू किया 6 मिनट बाद, तब तक 6 मिनट में 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। अब पुलिस यहां से पीछा करना शुरू किया भी के स्पीड से, और चोर भाग रहा है कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2। सवाल कहता है 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर होता है, दोनों के बीच का गैप है। अब सुनिए, पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच का अंतर 400 मीटर रह जाता है। बोलिए दोनों में इनिशियली कितना गैप था? शुरुआत में अंतर कितना था? 2000 मीटर था। और 24 मिनट तक जब पीछा किया फिर भी चोर नहीं पकड़ाया, 24 मिनट तक पीछा किया फिर भी उसके बीच का गैप 400 मीटर अभी रह ही गया। तो एक बात बताओ, शुरू में था 2000 गैप, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, शुरू में था गैप था कितना? 2000 का, और 24 मिनट तक पीछा किया फिर भी गैप 400 मीटर का रह ही गया। तो 2000 माइनस 400, आपको नहीं लग रहा 1600 मीटर दूरी तय किया है? नहीं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो बोलो चाल कितना हो जाएगा? डायरेक्शन सेम है तो घटा दिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना? 1600 और समय कितना? 24 मिनट। 24 मिनट में दूरी कितना तय किया? तो 2000 माइनस 400, 1600 कवर किया। 2000 शुरू में दोनों के बीच का गैप था, और 24 मिनट तक चला फिर भी गैप अभी 400 का ही है। तो इसका मतलब दौड़ा कितना, चला कितना, तो घटा दिया। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो यह है मीटर में और यह है मिनट में, आई है किलोमीटर बराबर। तो मीटर पर मिनट में अगर हम 3/50 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। इसकी जानकारी होना चाहिए आप सभी को। मीटर पर मिनट में अगर हम 3/50 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा आपका। समझ आ रहा बात? ये जानकारी आपको होना चाहिए। कैसे आपको याद है? 5/18, 18/5, वैसे भी इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। चलो सॉल्व कर देते हैं। देखो 50 से कट गई 32 बार में, अब 32 थी 96, 24 से कट जाएगा 4 बार में, 20 जाके 4 में जुटेगा तो भी बराबर कितना? 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस का चाल निकल गया आपका। आप देखिए 24 दो जगह है, यहां भी है यहां भी है। इसका मतलब आंसर आपको दूरी निकालने से भी कंफर्म होगा। चाल दो जगह 24 है तो दूरी भी निकालेंगे। पुलिस का चाल निकल गया 24। अब कहता है कि अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? दूरी आपसे पूछता है। तो एक बात बताइए, अपराध स्थल यहां ना है जहां से सिपाही पीछा करना शुरू किया है, और चोर पकड़ाएगा कहीं आगे, यहां पर पकड़ा गया होगा, कहीं आगे पकड़ाएगा। तो कह रहा है कि ये वाला दूरी बताओ कितना है, यहां से दूरी पूछा जा रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना। तो यहां से कौन पीछा करना शुरू किया? पुलिस। तो यहां पे ले लेंगे हम पुलिस की चाल, पुलिस की चाल और गुणा में पकड़ने में लगा समय। तो बोलो पुलिस की चाल कितना है? 24। देखो यहां पकड़ा तो आखिर कितना टाइम लगा होगा? समय क्या लगा होगा? तो समय बराबर दूरी, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। अब बटा चाल, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड घटा के लिखेंगे, तो 24 में से 20 घटेगा 4 हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 दूना 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर है? डी पर। तो डी हमारा आंसर हो गया। दो क्वेश्चन इसमें पूछा है, चाल भी पूछ दिया है और दूरी भी पूछ दिया है। कितना दूरी पर सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा? तो दूरी बराबर हो गया चाल गुना समय। अगर यहां से दूरी पूछेगा तो यहां से जो दौड़ा है उसी की चाल हम लेंगे, पुलिस की चाल लेंगे, गुना पकड़ने में लगा समय। तो समय बराबर दोनों के बीच का दूरी इनिशियली 2 किलोमीटर, अब बटा चाल, डायरेक्शन सेम है तो चाल को घटा के लिखेंगे, 24 माइनस 20, 4 लिखेंगे। 4 से कटेगा 6 बार में, और 6 दूना 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा गया होगा। और जबकि सिपाही का चाल कितना होगा? 24। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। कहीं पर किसी को ना बुझाया पूछ सकते हैं।
नहीं बुझाया? तनिषा हार्ड है नहीं? बोलिए। तो चोर पुलिस वाला डेली तो लगभग आ रहा है। चोर पुलिस वाला अच्छा सवाल पूछा गया है आपका। CHSL में नहीं पूछा चोर पुलिस वाला, CGL 2023 में आपके देखिए कौनों के पीछे पड़ जाता है, कौन टाइप के पीछे। CGL 2023 हुआ तो वो सर्कुलर पाथ वाला, वृत्तीय पाथ वाला, आज भी शायद एक सवाल आगे आपको दिखेगा, है ना। आई चोर सिपाही वाला आपका, और मतलब कोई दो चार टॉपिक ऐसा होता है उसके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है ना। क्या बोले? हाँ, पुलिस की चाल 24, पुलिस की चाल 24 आया है, भी बराबर हो गया। देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। देखो दो गो सेट से हम एक गो सेट तैयार करते हैं, ध्यान रखिए। लगभग 2 सेट होता है, 1.5 सेट, 2 सेट से 1 सेट तैयार होता है। बाकी जो छोड़ा जाता है वो और आसान आसान क्वेश्चन को हटा दे। मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है 10 गो, मतलब आपको शर्म लगेगा बनाने में, कितना आसान सवाल है, तो वो सबको छोड़ देते हैं। सुनिएगा, एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इस सवाल वैसा ही है। एल दिया है, आर दिया है, और शंकु का कहता है कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब मान बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7 है, आर का मान 21 है, एल का मान 60। तो 7 से कटेगा 3 बार में। अब देखिए इसको गुणा भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिविजिबिलिटी के रूल से भी आप पकड़ सकते हैं, है ना। एक बात बताओ, 22 है मतलब तो पक्का 11 से कटेगा। अब 11 से कहां कट रहा है? नहीं है कट रहा है, बी नंबर सिर्फ कट रहा है क्या, बाकी कोई 11 से नहीं कट रहा है, 11 से भाज्य है। या फिर इकाई अंक से पकड़ सकते हो, 2 तिया 6 और 6 छक 36, इकाई अंक 0 के बाद 6 होगा, और 0 के बाद 6 यहीं पर सिर्फ है ही आपका, ऐसे पकड़ सकते हैं। बड़े आगे, ये डिट्टो फॉर्मूला पर सवाल है, आपको याद आना रहना चाहिए। ये शंकु है, और शंकु के चारों तरफ वाला क्षेत्रफल को ही कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आर का मान एल तिरछी ऊंचाई बैठा दिए, हमारा आंसर हो गया। गुना मत करिएगा जी, गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 तिये 6 और 6 छक 36, इकाई अंक तो खैर 0 होगा, लेकिन उसके बाद दहाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। हमने 11 के भाजता का नियम से चेक किया तो भी पकड़ा गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज एबीसी में। आप त्रिभुज बनाइए, यहां पर एबीसी हमने बना दिया, ए फिर यहां बी और ये सी हो गया। कहता है कि डीई, देखो डी यहां पे बनाना पड़ेगा आपको, बीसी के पैरेलल है, देख लो डी बीसी के पैरेलल है, सवाल बोल रहा है। अब कहता है कि एडी कितना 4 और डीबी कितना 5, ये पूरा 9 हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा, 9 4 5 पूरा 9 हो जाएगा। अब सुनिएगा, यहां पर कहता है डी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, डी की लंबाई देख लो 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा है बीसी की लंबाई कितना होगा। इसके पैरेलल ही ना है जी, तो आप बता सकते हैं कि यहां छोटा वाला त्रिभुज, नाम बोलिए ए डी ई, और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर होगा क्या? एकदम फिक्स है, 100% सिमिलर होता है। कभी भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचिएगा ना, समांतर खींचिएगा, तो जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा एडीई और बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा एबीसी, वो दोनों क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा? और जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो वैसी स्थिति में भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। वैसी स्थिति में भुजाएं जो है ना वो अनुपातिक होती है, ये ध्यान रखना। वैसी स्थिति में भुजाएं अनुपातिक होती है। तो आप हमको बताइए, यहां पर ये भुजा कितना, छोटका त्रिभुज का भुजा 4, अब बड़का त्रिभुज का भुजा है 9,
इधर से बोलिए छोटका त्रिभुज का भुजाई 12 सेंटीमीटर, तो बड़का त्रिभुज का भुजा x। ठीक है, रेशियो बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है। अब सॉल्व कर दीजिए, देखो 4 से कट गया क्या बार में, 3 बार में, क्रॉस गुणा करिए तो x का मान होती है 27 सेंटीमीटर। हमारा आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। जब भी याद रखिएगा एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे, छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला समरूप होगा, और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं समान अनुपात में होती है। छोटका त्रिभुज का भुजा 4, बड़का त्रिभुज के भुजा 9, तो 4/9 एक तरफ, और दूसरे तरफ छोटका त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर, और बटा में बीसी की लंबाई x। अनुपात को बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की x का मान 27 हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो, ये सिमिलरिटी का, सिमिलर का सिंबल है, तो भुजाएं समान अनुपात में होती है, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा सब लोग। आइए जी, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। ई टाइप एकदम पढ़ना है ईमानदारी से, समझे। एसएससी का आप एग्जाम देने जाएंगे, कोई भी एग्जाम, ये पावर 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 7 वाला, ये सब सवाल बनता ही बनता है आपका, एकदम फिक्स है। माइनस साइन रहेगा, प्लस साइन रहेगा, इस तरह का है ना। देखिए सुनिएगा, यहां सवाल में इसका मान पूछता है, देखो x पावर 4 और माइनस में 1/x पावर 4 पूछता है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। आपको इस बात की जानकारी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, और इंटू में ए प्लस बी, पता है। पावर यहां कितना है, 2, जबकि इस तरीके से लिखते हैं तो पावर आधा हो जाता है, देखो 1 है कि नहीं बात। यहां पे देखो पावर 4 है क्या, तो एक बार लिखिए माइनस प्लस में, तो आधा आधा पावर हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखो पावर 4 है तो आधा पावर 2 में लिख दिए, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वापस गुणा करिएगा यही मिल जाएगा आपको। इसको थोड़ा और बढ़ाओ, अब इसको फिर एक बार तोड़िए, फिर देखिए माइनस साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर लिखेंगे ऐसे एक्स माइनस 1/x, और इंटू हो जाएगा x प्लस 1/x, और इंटू में यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कहते हूं प्लस 1/x स्क्वायर, यानी पावर 4 टूट गया इतना में। अब इसका मान बैठा देना है फटाफट। देखिएगा जी सब लोग का ध्यान इधर, बोलिए इसका मान कितना है, तो क्या यहां 6 बैठाएंगे, बोलो बैठाएंगे ना, 6 बैठाएंगे। अब सुनिए यहां पर पावर 2 पर मान दिया है, तो देखिए x प्लस 1/x निकालना है हमें। बोलिए पावर आधा हुआ कि नहीं हुआ, अब बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो याद रखना प्लस 2 करके वर्गमूल करेंगे। अब अगर आपको लिखना रहेगा x माइनस 1/x, देखो इसका आधा पावर है कि नहीं, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस 2 करके वर्गमूल लिखेंगे। ये सब सीखा करिए। पावर 2 पर मान दिया है, पावर 1 पर मान लिखना है, बीच में साइन प्लस, तो प्लस 2 करके वर्गमूल, बीच में साइन माइनस, माइनस 2 करके वर्गमूल, सट से एकदम। तो बताइए ये कितना हो गया, √8, √8 का मतलब 2√2, 6 में से 2 घटा 4, 6 में से 2 घटा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आंसर यहां पर कितना हो जाएगा, सुनिएगा, x प्लस 1/x का मान 2√2, और x माइनस 1/x का मान 2 आपका होगा, 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा 6 दूना 12 दूना 24√2। लेकिन थोड़ा रुकिए, 24√2, 24√2 यहां प्लस में और माइनस में भी आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको देखिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब भिन्न में है ना। तो एक बार तनी भिन्न यहां पर बैठा के तनी चेक करिए क्या हो सकता है। x का मान भिन्न लीजिए, जैसे ले लीजिए 1/2 ले लीजिए, आप क्या लीजिएगा 1/2, यहां पे लो 1/2, और माइनस में 1/2, तो 2 कहां जाएगा, आपको लग रहा है इसका मान निगेटिव होगा, बोलिए यस और नो, निगेटिव होगा, बाकी दोनों प्लस में है तो पॉजिटिव होगा। इसका आंसर क्या होगा,
-24 √2, प्लस मारिए गलती हो जाएगा। x के पावर हाँ वो भी लगा सकते हैं, सही करे, उसको भी हम बोल दे रहे हैं। एक तो चीजें हमारा ये हो गया, पावर 4 टूटेगा, पहले पावर 2 में, अब फिर एक बार ही टूटेगा पावर 1 में। इसका मान दिया है कितना 6, इसका मान अभी क्या बताइए, जब प्लस रहेगा तो 2 जोड़ के वर्गमूल, माइनस रहेगा 2 घटा के वर्गमूल, ये लिख दिए। लेकिन आंसर यहां पर माइनस में होगा, उसका कारण मैं बता रहा हूं। कहता है x का मान 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो कोई भी मान लीजिए ना चेक करने के लिए 1/2 ले लीजिए। अतनी 1/2 देखो, प्लस वाले में बैठाएंगे दोनों प्लस में आएगा, लेकिन माइनस वाले में बैठाइए 1/2 माइनस, यहां बैठाइए 1/2 उलट जाएगा 2 हो। अब कम में से ज्यादा घटेगा तो कंफर्म है निगेटिव आएगा। ई दोनों पॉजिटिव है मान देगा, लेकिन इसके वजह से क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो आंसर माइनस में होगा ना कि प्लस में होगा। अगर ये कंडीशन कुछ नहीं रहता तो हमारा आंसर फिर किस पे जाता, सी पर आपका जाता। कंडीशन लगा दिया तो आंसर ए हो जाएगा। एक और तरीके बता रहे हैं, छाप लिए इसको। चलो एक और चीजें बता रहे हैं, सुनिएगा यहां पर। ये देखिए एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 1/x² का मान 6 है। हम निकालना चाहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान कितना हो। देखिए पावर सेम है एकदम, खाली चिन्ह अलग है। यहां क्या है प्लस और यहां क्या है माइनस। तो इसका फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या, a² - 4 होता है। a² - 4 बताए हैं, 1-2 सेट पहले हमने बताया कि प्लस में मान दे के माइनस में पूछेगा तो √a² - 4, माइनस में पूछेगा तो -4, अब प्लस में पूछेगा तो a² + 4 होता है। अब चलिए यहां पे बैठाइए, a का मान 6 पर रखिए, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 4 घटेगा 32 हो गया। 16 × 2 तो हो जाएगा, इसका मतलब 4√2 हो जाएगा। अब देखो इसका मान पूछ रहा है, पावर 4 है माइनस में, तो इतना बराबर क्या, इतना गुना इतना होगा। पावर 2 का प्लस वाला और पावर 2 का माइनस वाला जब गुना कर देंगे तो पावर 4 का निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना, 6 × 4√2 कितना 24√2। लेकिन इसका मान तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। काहे, तो x का मान क्या है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। आप एक बार चेक कर लो। देखो कभी भी रिलेशन है सवाल के साथ अगर ऐसा लगा दिया तो एक बार जरूर चेक करिएगा, ऐसा में बहुत संभावना बनता है। प्लस वाला भी हो सकता है या माइनस वाला भी बन सकता है। साइन प्लस है, इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन माइनस वाले में निगेटिव बनने की संभावना होती है। अगर निगेटिव बन रहा है तो आंसर माइनस में, अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो प्लस में। चेक कर लो, 1/2 बैठाइए, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यहां लिखेंगे 1/4 तो 4 कहां जाएगा, ऊपर। अब देखो माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा 24√2। नहीं समझ में आया, कुछ पूछना है बोलिएगा। प्लस में मान दिया है, माइनस से पूछेगा तो √a² - 4 कर लेंगे और सीधे गुणा करिए, माइनस वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल है। इसमें जानते हैं बहुत लोग गलती करेगा, ये +24 वाला मारेगा, 24√2 वाला आपका, क्योंकि आ वही रहा है सीधा आपका। उसको बेसिकली तोड़ के बनाइएगा ना तो माइनस वाला आ जाएगा आपका, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है, उसको बेसिकली आप करेंगे। आइए ना यहां पर देखते हैं, यहां पर कहता है लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। आपको इसमें से बताना है कि अधिक कोण त्रिभुज की भुजा कौन सी है। अधिक कोण त्रिभुज की भुजा कौन सी है आपको बताना है, तो आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, भुजा है ABC। ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, भुजा क्या है ABC है। और ई जो है कौन सा त्रिभुज है, ABC, ये अधिक कोण है। एक कोण 90 से ज्यादा है, तीनों कोण 90 से कम है, ये कोण एग्जैक्ट 90 है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज की पहचान कैसे होगा, सुनिएगा। 2 छोटी भुजा का स्क्वायर करिए आप, 2 छोटकी भुजा का स्क्वायर करिए, जैसे a² +
बी स्क्वायर, है ना, और बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, और अगर बराबर हो गया, बड़ी भुजा इसमें कौन है, सी है, तो दो गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़िए और बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, अगर बराबर हो गया तो समझेंगे ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, वही है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब फिर देखिए, फिर यहां पर दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करके फिर हम जोड़ेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि ऐसे हो गया, ये दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योगफल बड़ी भुजा के स्क्वायर से अगर बड़ हो गया, ई वाला बड़ हो गया, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। अब फिर देखो, फिर दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर करेंगे सी स्क्वायर, अगर ये बड़ा हो गया तो अधिक कोण। ऐसे देखिए, रटने वाली कोई बात नहीं है। एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ा फैलाव इसका ज्यादा है, नहीं, ये अधिक कोण है तो ये और बड़ा ही होगा, तो ई जब बड़ा होगा अधिक कोण में तो सी स्क्वायर भी बड़ा होगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा। तो अगर त्रिभुज का तीन गो भुजा दिया रहेगा, आप पहचानने को बोलेगा कि कौन सा त्रिभुज है, तो पहचानने के लिए यही तरीके आप वहां पे लागू होगा, दो गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़िए और बड़ी भुजा के स्क्वायर से कंपेयर करिए, अगर बराबर तो नाम होगा समकोण, अगर दो गो छोटकी भुजा का वर्ग इससे बड़ा तो नाम होगा न्यून कोण, अब अगर दो गो छोटकी भुजा के वर्ग का फल छोटा तो नाम होगा अधिक कोण। तो हमारा क्वेश्चन ही किससे है, नीचे वाले से, अधिक कोण से। तो आपको यही पहचानना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो छोटी भुजा के वर्ग करके जब जोड़ रहे हैं तो बड़ी भुजा के वर्ग से कम आ रहा है, और जिसमें कम आएगा वही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको यहां पर सबका स्क्वायर करके देखना पड़ेगा जी, सही बात है, आप चेक करो कौन सा आंसर बताया था इसका, सी पे देखो तो ट्राई करते ही मिलता है क्या। देखो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, और 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3844, क्या 3844, और 64 का स्क्वायर 4096 आएगा क्या, नहीं। अब इसे देखो, दो के पावर से याद है, दो के पावर 12 जाके होता है 4096, और 64 का स्क्वायर में दो के पावर 12 के बराबर होगा। तो आप इसको जरा जोड़िए, तो 3800 और 200 4000, और 44 और 25 कितना 69, आई कितना है 4000। देखो इससे छोटा हो गया कि नहीं हो गया, दो गो छोटकी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो गया, तब इसका नाम क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। यानी इन चारों ऑप्शन में अधिक कोण त्रिभुज के लिए अगर कोई सटीक त्रिभुज की भुजा है तो 15, 62, 64 है। क्यों, क्योंकि इसमें दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है आपका। बाकी किसी में देख लीजिए, अन्य ऑप्शन में एक आध ट्राई करिए, नहीं होगा छोटा, या तो बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा, बड़ा होगा आपका। किसी और ऑप्शन में ट्राई करिए, करें, चलो 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा आपका। 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3900 कितना हो जाएगा जी, 3969 आपका हो जाएगा। अब 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4225 हो जाएगा, है ना। यहां पर तनी जोड़िए तो ये दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब बराबर हो गया तो ये कौन से त्रिभुज के लिए भुजा है, समकोण त्रिभुज के लिए भुजा है। कौन से त्रिभुज के लिए भुजा है, समकोण त्रिभुज के लिए भुजा आपका है, सही बात है। आपसे पूछा जा रहा है कि अधिक कोण वाले त्रिभुज के लिए भुजा कौन सा होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो दो गो छोटकी भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग से यदि छोटा आ रहा है तो वही सही होगा, और ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आ रहा है। ए में किए तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, जोड़ के देख लीजिए। अगर पूछता क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज के लिए पूछता कौन सटीक भुजा है, तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन होता, ए नंबर हो जाता आपका। तो ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता है लिख लेंगे, ये वाला तीनों के लिए मैंने लिख दिया है। इस पे सवाल बनता है जी, बड़ा यूनिक सवाल होता है। थोड़ा सा जानते हैं इस सवाल में क्या क्या, थोड़ा हैवी भुजा की लंबाई दे दिया है, थोड़ा हैवी दे दिया है आपका। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा हैवी रहेगा तो सबके लिए हैवी रहेगा, है ना।
लेकिन तरीके ये भुजा के आधार पर त्रिभुज पहचानने का ये तरीका है। कोण के आधार पर आसानी से पहचान जाइएगा। कोण के आधार पर क्या है कि एगो कोण 90 तो कर नाम समकोण त्रिभुज, आ तीनों कोण 90 से छोटा तो उसका नाम न्यून कोण त्रिभुज, आ एगो कोण 90 से बड़ा तो उसका नाम अधिक कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज पहचानना बहुत आसान है, भुजा के आधार पर मेन थोड़ा है, इसलिए भुजा पर ही पूछा जाता है। कोण वाला तो सब बना देगा। हाँ तो जो करना पड़ेगा वही ना देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर देंगे, दो गो सर्किल बाहर बाहर एक दूसरे को टच कर रहा है, केंद्र O है और दूसरे का केंद्र A है। इसका त्रिज्या बोलो कितना? 12। इसकी त्रिज्या 12 और इसकी त्रिज्या 8। तो कहता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई बताओ कितना है। एक कॉमन टेंजेंट है BC और BC की लंबाई पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला होता है 2√R1 इंटू R2 होता है, लिख लीजिएगा। जब दो सर्कल बाहर से टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर फॉर्मूला होता है 2√R1 इंटू R2 होता है। तो 2√R1 बोलिए कितना जाएगा? 12 8 96 हो गया। तो 96 का मतलब 16 गुना 6, 96 होगा तो 16 गुना 6, 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, तो 4 दूना 8 √6। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मान के चलो कि 25 को में आपका 5 गो 7 गो सवाल एकदम सीधे फॉर्मूला पर आता है। फॉर्मूला याद है, बनेगा नहीं याद है दिक्कत होगा बनाने में, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसे बनने के लिए फॉर्मूला बेसिकली बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा आपका। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पे देखने को मिल सकता है आपको। हटाएं इसको। फॉर्मूला क्या बताएं अभी? 2√R1 इंटू R2। 2 बाहर रहेगा, रूट के अंदर में रहेगा R1 गुना R2 रहेगा, है ना। देखिए एक दुकानदार अपने माल 18% की छूट देकर बेचता है। तो एक बात बताइए, अंकित मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होगा। अच्छा 18% का छूट देगा तो क्या वो 82 में बेचेगा? हैं 82 में बेचेगा। और 82 में बेचने से क्या हो रहा है बता सकते हैं? 30% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 82 है ना विक्रय मूल्य, वो 130% के बराबर है। इसलिए देखो 18% छूट देके बेच रहा है, मतलब 82 में बेच रहा है। 100 में 18 घटेगा, 82 में बेच रहा है, और 30% फायदा हो रहा है, मतलब ये 130% के बराबर है। अब कहता है कि यदि वह 12% का ही छूट दे, 18 नहीं, कहता यदि 12% का छूट दे, बोलो 100 में 12 छूट देगा तो 88 में बेचेगा, तब कितना लाभ होगा? तो आप 88 का मान निकालिए कितना होगा, है ना। 88 का मान निकालिए तो 130, एक एक नियम, और बट्टा में 82 और गुना में 88। काटिए इसको जितना हो सकता है। 2 से कट जाएगा 41 बार में, और 2 से कट जाएगा 44 बार में। अब नहीं कटेगा क्या जी? अब नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो देखो 130% है, मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो किसको बता रहा है? 30% लाभ को। तो इसका भी मान 100 से जितना ज्यादा आएगा ना उतना ही बताएगा। तो ऐसा करिए ना, इसको गुणा करिएगा, गुणा कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते, गुणा ही कर दीजिए। देखो 0 और 13 चौके 52 का 2 5, और 13 चौके 52 और 5 57, और बटा में 41। गुणा कर दिए। 0 और 13 चौके 52 का 2 5, और 13 चौके 52 और 5 57। अब डिवाइड करेंगे, 41 से भाग दीजिए, तो 41 से भाग देंगे तो भाग कितने बार में लगेगा? एक बार में भाग लगेगा। 41 से कम 41, अब बचा कितना? 16। 16 पर 2 हो गया 162। तो 41 से भाग दो 3 बार में, तो 41 थी 163 होता है ना, 123। 41 चौके करिए तो 164। अरे मोटा मोटी पकड़े ना जी, 41 चौके 164, 0 उतार दिया, यानी 140 आया। 140% का, 140 से थोड़ा कम आएगा,
तो 140% का मतलब क्या होगा? 40% लाभ। विक्रयमूल्य हो गया 140, मतलब 40% का लाभ। आंसर थोड़ा सा कम होगा 140 से, तो आंसर क्या होगा? 39.51 होगा। नहीं आया है, मतलब एडजेक्ट कैलकुलेशन नहीं किया गया। फिर से एक बार, 18 छूट दिए मतलब 82 में बिक रहा है। अब बेचने से 30% का लाभ हो रहा है, मतलब पैसा 130% के बराबर है। तो कहता है कि जब 12% सिर्फ छूट देंगे तो कितना लाभ होगा? तो 88 बराबर निकालिए, आया 140 से थोड़ा सा कम। तो 140% का मतलब लाभ 40%, 100% तो कैमूल है। 130 का मतलब क्या है? 30% लाभ। तो 140 मतलब 40% लाभ, थोड़ा सा कम, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कम ही बार में कटा है। तो आंसर 40 से थोड़ा कम वाला मारिए ना, 39.51 सही हो जाएगा आपका। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। बढ़े आगे, देखो एक चीज मेरी बात को सुनिए। आप एग्जाम देंगे तो दो चार को सवाल कैलकुलेटिव दिखेगा, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्रॉक्स कैलकुलेशन करिए। एडजेक्ट के फेरा मत रहिए। ऐसा नहीं कि एडजेक्ट एकदम निकालना है पाई पाई एकदम 39 आ भी जाता है ना, तो बहुत विद्यार्थी दशमलव के बाद 2 अंक निकालने लगता है। अब बताओ 39 जब आ गया, दशमलव के बाद निकालने की क्या जरूरत है इसमें? हाँ, जरूरत तो तब पड़ता है जब 39 वाला 2-3 ऑप्शन और रहता है ना। तो अप्रॉक्स पर काम करिए, सब आदत डालिए, तो कैलकुलेटिव सवाल वैसा ही आपका होगा, नहीं तो टाइम ले लेगा आपका। जैसे यहां पे खत्म हो गया, 139 से कम आ रहा तो हो गया 39 पॉइंट समथिंग। 100 मान के बना सकते हैं। 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। सवाल कहता है कि 4 गो पुरुष का काम और 6 गो महिला का काम क्या है जानते हैं? बराबर है। अब फिर कहता है कि 4 महिलाओं का काम 6 लड़कों का काम के बराबर है ना। तो ऐसा करिए ना, देखो यहां पर पुरुष, महिला और लड़का का रेशियो बनाइए, इफिशिएंसी का इकट्ठा रेशियो बनाइए आप, है ना, इकट्ठा रेशियो बनाइए आप। तो देखिए जी, काटिएगा इसको, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। देखिए रेशियो बने, एम का उधर वाला 3, एफ का इधर वाला 2, 3 2, फिर 3 2, सही बात है ना। देखो एम का उधर 3:2 और फिर 3:2, तो एम एफ का 3 2 और फिर एफ बी का 3 2, है ना। अब देखो 3 तीये कितना? 9 और 2 तीये 6 और 2 दूना, ये इफिशिएंसी का रेशियो बन गया, तीनों का इकट्ठा आपका। अब सवाल कहता है कि एक लड़का काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा जी। बोलिए, लड़का का इफिशिएंसी कितना? 4, और कई दिन में करता है? 60 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया। ये चीज सीखिए, टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी और इनटू टाइम। अगर टाइम लड़का का दे रखा है तो उसी की इफिशिएंसी गुणा करें, टोटल वर्क हो गया। अब सवाल कहता है कि एक पुरुष और एक महिला मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे? तो काम कितना हो गया? 240। 240 वो काम टोटल हो गया। एक पुरुष और एक औरत कै दिन में करेंगे? तो इनकी इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बोलिए, एक वो पुरुष और एक वो औरत का इफिशिएंसी कितना? 9 6 15, 15 से यहां पर भाग कर दीजिए, कै बार में कटेगा? 16 बार में, और 16 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यही तो है। ऐसा बोल रहा है कि 4 पुरुष 6 महिला के बराबर, ऐसे लिखिए। फिर 4 महिला 6 बच्चे के बराबर, ऐसे लिखिए। यहां से रेशियो बनाइए एम और एफ का, एफ और बी का, और फिर इकट्ठा रेशियो बना लीजिए। समय लड़का का दिया है 60, तो 60 चौके 240 टोटल वर्क हो गया, और टोटल वर्क में जिसका समय पूछ रहा है उसकी फिर से भाग कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है बोलिएगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, नाव धारा का ही फिर से सवाल आ गया, और आपको हम अक्सर कहते हैं कि नाव धारा का ई टाइप खूब पूछा जाता है ना। 2 इक्वेशन जो बनता है वही वाला टाइप हुआ है। एक नाव 8 घंटे में, देखो धारा के विपरीत 20 किलोमीटर, धारा के विपरीत चाल को क्या बोलते हैं? VU, अप स्ट्रीम मतलब विपरीत, और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में चाल को बोलते हैं VD, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो दूरी बटा चाल, समय, धारा के विपरीत दिशा का।
दूरी बड़ा चाल समय धारा का दिशा का जोड़ दिए, टोटल 8 घंटा दिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर ऐसा ही बात एक बार और लिखा होगा, कह रहा है कि 5 घंटे में धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तो भी यू, फिर 22 किलोमीटर धारा के साथ तो भी डी, कै घंटा में 5 घंटा में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सवाल कहता है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए भीडी और भीयू को जोड़ के और दूसरे देखो धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को जोड़ के और दूसरे भाग करते हैं तो स्थिर जल में नाव की चाल निकलता है ना। तो हमारा मेन मकसद है यहां पर जानते हैं भीडी और भीयू निकालना, भीडी भीयू निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए भीडी भीयू कितना होगा जी, भीडी भीयू कितना होगा, तो जरा सोचिए यहां पर, हाँ, या फिर थोड़ा गेस भी कर सकते हैं, क्या गेस भी कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं, थोड़ा गेस करो कि क्या हो सकता है। सुनिए 44 यहां है, 22 यहां है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो आपको नहीं लग रहा कि भीडी 11 होना चाहिए, तो भीयू कितना होना चाहिए, आप गेस करो जरा, क्योंकि 11 से कट रहा है भी, 11 से कट रहा है भी। देखो 11 से कटेगा क्या बार में, 4 जाके उधर घटेगा तो 4, 4 से भाग लगे 20, 5 बार में, तो भीयू बराबर 5। इसके अकॉर्डिंग आपने भीडी का मान 11 और भीयू का मान 5 निकालना, इसको हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, है ना। लेकिन अभी 100% इसको हम सही नहीं कर सकते हैं। 100% सही तब होगा जब वो डाटा नीचे वाले को सेटिस्फाइड कर देगा। चलो बैठा के चेक करते हैं। भीयू का मान 5 बैठाएंगे तो 5 से कटेगा 3 बार में, अब भीडी का मान 11 बैठाएंगे 11 से कटेगा 2 बार में, दोनों को जोड़ने पर 5 पुर गया, मतलब आपका सोचा हुआ एकदम सही है। अब यहां पर झट से बैठा दीजिए 11 अब +5 16 बटा 2, आंसर कितना 8 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड आपका हो गया। देखो ये चीज कब जानते हैं, सोच सकते हैं जब सवाल थोड़ा सीधा रहेगा। अब एकरे में डाटा अगर पॉइंट में रहता तो पॉइंट में शायद आप नहीं सोच पाइएगा, सही बात है। कुछ कुछ सवाल ऐसा आपको दिखेगा इसी टाइप में जिसमें आप ऐसा नहीं सोच पाइएगा। अब इंटीजर ना देख लिए कि 11 और 5, अब पॉइंट वाला थोड़ी ना पता चलेगा कि 17.2 आ रहा है कि 13.7 पे सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन ये सवाल हम इस तरीके से बड़ा आसानी से जल्दी कर सकते हैं। देखना है कि किससे दोनों कट रहा है, 11 से काटिए 4 बार में, 4 जाए घटेगा 8 में 4, 4 × 20, भीयू बराबर 5 हो गया। अभी 100% सही उसके माध्यम से नहीं करना है, यहां पे बैठा के चेक करना, यदि सेटिस्फाइड कर गया तो आपका सही है। तो 11 + 5 16 बटा 2 8 आंसर हो गया। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। ये सवाल हम ऐसे कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये हमारा अगला सवाल है, सभी लोग सुनिएगा। cosec 30 मान बैठाना है, cosec 30 का मान 2। ये देखो ये कुछ कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ये रटने वाला चीज है। cosec 30 आपको याद रहना चाहिए 2। अच्छा cos 60 का मान कितना 1/2, और 2 में से आधा घटेगा तो 1.5, आंसर हो गया आपका। ऐसा भी तो सवाल पूछा जाता है। बड़े आगे 2 में से आधा घटेगा 1.5, मतलब 3/2 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखो यहां पर 11 नंबर सवाल। हाँ देखो एक चीज, बेईमान दुकानदार वाला भी सवाल आपको खूब देखने को मिलेगा सीजीएल 2023 में आपका, है ना। और मैंने भी आपको लगभग सारा सवाल देखो छोड़ते हैं, अगर कुछ सवाल छोड़ते हैं तो आसान का सवाल जो बहुत लगभग सब लोग से बनने वाला होता है वही छोड़ते हैं। बाकी जो ना बनने वाला जो भी सवाल होता है थोड़ा लगता है उस सब को हम सेट में रखते हैं, किसी को स्किप नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए खुद उलट पलट करके, सबके पास आंसर की है ना। जो बनने वाला होता है लगता है कि नहीं सब लोग से बन जाएगा, बहुत आसान रहता है, उसी को हम नहीं टेस्ट में रखते हैं। बाकी जो हड़का रहता है उसको एकदम रखते ही रखते हैं, मॉडरेट वाले को भी रखते हैं। एक आध 2 गलती से आसान को आ जाता है नहीं। सुनिए आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाते हैं। देखो ये सब बुझौनिया टाइप के सवाल ही सब होता है। आर जो एक व्यक्ति है उसके पास एक मशीन है, 400 ग्राम वजन दिखा रही है, जबकि एक्चुअल वजन कितना है 350 ग्राम। एक्चुअल वजन है 350 ग्राम लेकिन दिखा रहा है कितना 400 ग्राम।
है ना। 350 ग्राम का बाट रख रहे हैं, लेकिन उसमें शो कर रहा है कितना, 400 ग्राम, 50 ग्राम को फांकी मार रहा है, समझे। अब देखिए क्या कहता है, बादाम का क्रयमूल्य 880 रुपए प्रति केजी है, 880 रुपए किलो है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य दे रखा है आपका बादाम का। कहता है खराब मशीन से 200 ग्राम के पैकेट बनाया जाता है ना। एक बात बताइए जी, सही वजन कितना है, बोलो 350 ग्राम, तो मशीन दिखा रहा है उसको कितना, 400 ग्राम है। अब खराब मशीन से 200 ग्राम का पैकेट बनाया जा रहा है, तो क्या ये 200 ग्राम जो है सही वजन है? खराब मशीन से तोल करके 200 ग्राम का पैकेट बनाया जा रहा है, तो क्या ये 200 ग्राम सही वेट है? क्या है? गलत वजन है ना। तो यहां पर 200 ग्राम हम लिख देंगे नीचे और यहां डाल देंगे x, रेशियो तो समान होगा। 400 ग्राम जब वेट दिखा रहा है तो एक्चुअल वजन कितना है, बोलो 350। अब अगर 200 ग्राम वेट दिखा रहा है तो एक्चुअल वजन कितना रहा होगा, x। आखिर 200 ग्राम का पैकेट बना तो गलत वजन है, एक्चुअल वजन क्या होगा ये निकालना चाहते हैं, इंटू एक्स, रेशियो को बराबर कर दिए। बोलिए इससे कट गया कितने बार में, 2 बार में, और 2 से कट गया 175 बार में, यानी 175 ग्राम जो है वो पैकेटवा का एक्चुअल वजन है, समझे। एक्चुअल ग्राम बेदाम कितना होगा, बादाम बेदाम बादाम वही है ना, 175 ग्राम है ना, लेकिन वो खराब मशीन वेट कितना दिखा रहा है, 200 ग्राम। अब बताइए दुकानदार को पैसा कितना लगा होगा, दुकानदार को पैसा तो लगा होगा 175 ग्राम का, जितना उसमें बादाम है उतना ही का उसको खर्च लगा होगा। है कमा रहा है कितना, 200 ग्राम का पैसा ले रहा है, कस्टमर से पैसा ले रहा है 200 ग्राम का, और दे रहा है कितना, 175 ग्राम दे रहा है, इसके लिए एक्चुअल वजन 175 ग्राम है ना। तो बताइए जी सब लोग, 880 रुपया क्रयमूल्य है प्रति केजी, यानी 1000 ग्राम का, कितने ग्राम का, 1000 ग्राम का, इतना रुपया। तो 1000 से भाग दिए तो 1 ग्राम का कीमत निकल गया क्या, तो 175 ग्राम का निकालिए, 175 ग्राम का क्रयमूल्य निकल गया, ठीक है। लेकिन उसको चाहिए क्या, पढ़िए आगे, 25% का लाभ कमाना है, तो प्रत्येक पैकेट को कितना में बेचना चाहिए उसको, तो उसका एक पैकेट में कितना ग्राम है, 175 ग्राम एक्चुअल वजन, 175 ग्राम का क्रयमूल्य निकल गया, और इस पर उसको 25% का लाभ कमाना है, तो विक्रयमूल्य कितना होगा, 125/100, मतलब 5/4, काट दी, आंसर हो गया। 0 से 0 खत्म, 25 से 4 बार में, और 25 से 7 बार में, और 4 से कितने बार में, 22 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 11 बार में, तो 7 बजे 35 11 385, और बटा में 2 19 दूना 38, 192.5 है क्या, आंसर हो जाएगा आपका। नहीं समझे कुछ लोग, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। पहले सवाल सिर्फ समझना है, समझने का फेर है, सवाल आसान है। चलिए रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। खराब मशीन है, 400 ग्राम दिखा रही है, जबकि एक्चुअल वजन है 350 ग्राम, है ना। तो ये है एक्चुअल वजन 350, जिसको दिखा रहे जिसके बदले 400 ग्राम। हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल वजन कितना होगा, x, जो कि दिखा रही है कितना, 200 ग्राम, क्योंकि खराब मशीन से 200 ग्राम का पैकेट बनाया जा रहा है, तो रिजल्ट में तो जरूर खराब मशीन 200 ग्राम दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल वजन तो कम ही होगा, तो वही x मान लिए। एक्चुअल वजन 350 दिखा रही है 400, एक्चुअल वजन x दिखा रही है 200, रेशियो को बराबर कर दिए, काट दिए, तो आगे 175 ग्राम, यानी 200 ग्राम का पैकेट में 175 ग्राम बादाम है। तो कहता है कि उसको कितना में बेचना होगा जिससे कि 25% का प्रॉफिट मिल सके। तो सबसे पहले तो आप क्रयमूल्य निकालो कि 175 ग्राम का क्रयमूल्य कितना होगा। तो एक क्रयमूल्य कै ग्राम का है, 1000 ग्राम का है, तो 1000 से भाग दिए तो 1 ग्राम का हो गया, 175 से गुणा कर दिए, 175 ग्राम का एक क्रयमूल्य हो गया, और बेचना है 25% लाभ पर, तो विक्रयमूल्य कितना होगा, गुना 125/100 या फिर 5/4, सॉल्व कर दिए, हमारा विक्रयमूल्य निकल गया। इतना हो गया क्रयमूल्य, 125/100 से गुणा किए तो इसी पैकेट का विक्रयमूल्य,
यानी हर पैकेट को 192 रुपए 50 पैसा में बेचना होगा, तब जाकर के उसको 25% का फायदा होगा। कुछ कहना है बोलिएगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जी, बड़ा आसान बात है, पढ़िए यहां पर। प्रत्येक इनलेट पाइप खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप 84 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप 105 घंटे में खाली कर सकता है। आप दोनों का लीजिए एलसीएम, बताइएगा। 420 हो जाएगा। इससे कटेगा 5 बार में, ऐसे कटेगा 4 बार में। तो बताइए, एक वो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी +5 और एक वो आउटलेट पाइप का एफिशिएंसी -4। अब काम टोटल कितना है? 420। सवाल कहता है कि 9 गो इनलेट पाइप, बोलो, एक गो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी +5, तो 9 गो इनलेट पाइप का गुना 9। अब 10 गो आउटलेट पाइप, तो एक गो आउटलेट पाइप का -4, तो 10 गो का -40। बताइए ओवरऑल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9 गो इनलेट और 10 गो आउटलेट का इफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 5। 45 में 40 घटेगा, सिर्फ 5। 9 गो इनलेट पाइप और 10 गो आउटलेट पाइप का इफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। कहता है कि कई घंटा में टंकी भर देगा, तो टंकी है कितना? 420 भाग 9 गो इनलेट और 10 गो आउटलेट पाइप का इफिशिएंसी मिला कितना? सिर्फ 5। तो 5 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 84 हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ये तो एक गो पाइप का ना निकला, काम कराना है एक एक पाइप से नहीं। 9 गो इनलेट और 10 गो आउटलेट पाइप करा मिल के कितना देर में भरेगा? तो 9 गो इनलेट पाइप का एफिशिएंसी 9 × 5 = 45 +45 और 10 गो आउटलेट का एफिशिएंसी -40, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी सिर्फ कितना होगा? 5। कई घंटा में भरेगा, तो 5 से इसमें भाग कर दिया, आंसर 84 घंटा हो गया। कुछ कहना है बोलिएगा। अच्छा सवाल है जी, कुछ लोग को ये बहुत कम सवाल दिखा होगा, ये बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। लास्ट में पाइप की संख्या बढ़ा देना, ये बहुत रेयर सवाल है। सीखना है इस तरीके से, बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। आइए, इस सवाल क्या कहता है जी? बड़ा आसान सवाल है भाई, देखो क्या कहता है। 60 विद्यार्थियों के कक्षा में 35 गो लड़का है, तो आप ही बताइए ना कि 35 गो लड़का है तो लड़की क्या गो? 25 गो लड़की है। लड़कों का औसत है 42, तो 35 लड़का की संख्या, एवरेज 42। लड़कियों का औसत भार क्या है? तो इंटू x, 25 गुना x। और जबकि टोटल कितने लोग हैं? 60 है, और जिसका औसत पूरी कक्षा कितना रहेगा? 46 पॉइंट। देखो, लड़का की संख्या गुना औसत प्लस लड़की की संख्या गुना औसत बराबर टोटल विद्यार्थियों की संख्या 60 गुना टोटल का औसत। क्या इसे इक्वेट नहीं कर सकते हैं? लड़का की संख्या गुना औसत, तो लड़कों का कुल भार प्लस लड़कियों का कुल भार जोड़ दिए, तो 60 विद्यार्थी का कुल भार से इक्वेट कर दिए। अब सॉल्व करके x का मान निकालिए, आएगा जी? बड़े आगे हो जाएगा। 5 से काटो इसको 7 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 12 बार में। अब तो छोटा हो गया। 42 का 7 गुना 7 गुना 14 का 4 1 और 7 × 28 से 29 294 और प्लस में 5x और 46.5 को 12 से गुणा करिए, तो 46 को 12 से गुणा करिए तो 46 दाई है 460 और 46 दूना 92 और 552। अब 12 को 0.5 से गुणा करेंगे 6 और, तो 558 हो गया आपका। अब 294 घटा के 5 से भाग करिए, कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। आंसर बोलिए। बी नंबर, बी नंबर। 8 में 4 घटेगा 4, 4 में 5 से भाग देंगे 0.8 वाला, सही बात है। 0.8 वाला जी, बिना कैलकुलेशन का। देखो 8 में 4 से भाग दिए तो इकाई अंक कितना मिलेगा? इकाई अंक 4 में जब 5 से भाग देंगे ना तो 0.8 आता है, नहीं आता है 8 पे जो 40 था। 0.8 वाला एक एक वही है, तो मार देंगे। 8 में से 4 घटेगा तो इकाई अंक बचेगा 4। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 वाला एक ही ऑप्शन है, मार देंगे। इस सवाल को बेसिकली ही बनाना है। इसका आंसर बोलिए। आंसर तो बता ही दिए हैं। कहता है इतना एक ऐसी 9 अंकीय संख्या है जो 9 से विभाज्य है।
अब 9 से विभाजता का नियम पता है सबको? 9 से विभाजता का नियम होता है अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। इसमें 9 को आप खत्म करिए। सुनिए, 7 और 2 9, 9 काट दीजिए। 5 4 9 काट दीजिए। 6 3 9 काट दीजिए। बचा कितना? तो 8 प्लस x प्लस y बच गया आपका, है ना? बचा 9 को उड़ा दीजिए, इतना बचा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ y माइनस एक्स बराबर 6, आप निकालो y प्लस एक्स का मान। सोचिए सोचिए, कहता है कि 9 से विभाज्य है, तो इसके जगह पर हम क्या रखें जिससे कि 9 से कट जाएगा? तो आपके मन में सबसे पहले तो आएगा सर 1 रखिए ना, क्या दिक्कत है? 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। मतलब x और y का मान 1 भी हो सकता है, लेकिन ये यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो y में से x घटाने पर 6 आ रहा है, अंतर 6 आ रहा है, तो योगफल कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 9 के विभाजता का नियम के हिसाब से 1 सही है, लेकिन इसके हिसाब से 1 सही नहीं है। घटाने पर 6 आएगा तो जोड़ने पर 1 ही आएगा, है? ये नहीं हो सकता है। तो सोचो, और यहां पर क्या रख सकते हैं? 10, क्योंकि 10 और 8 18 9 से कटता है। 1 रखे तो 1 8 9 9 से कट रहा है, 10 रखेंगे 10 और 18 9 से कट रहा है, यानी x प्लस वाई का मान 10 भी हो सकता है। तो 10 चलेगा, यहां पर एकदम दौड़ेगा 10, है ना? अब यहां सॉल्व करके हम x और y का मान निकाले, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो y का मान हो गया 8 और x का मान हो जाएगा 2। देख लीजिए, 8 में से 2 घटा 6 और 8 प्लस 2 10। अब जो पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे। x का मान 2 बैठाएंगे, 2 दूना 4 और y का मान 8, तो 8 चौके 32 4 36 का वर्गमूल 6। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। क्या कुछ कहना है किसी के मन में? और अगर कुछ चल रहा है तो आप बोल सकते हैं। यहां देखो 9 9 के गैप होगा, 1 और 1 9 10 10 9 19 19 9 ऐसे होगा। कुछ लोग के मन में चल रहा है सर इसको 19 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 19 और 8 27 फिर कट जाएगा 9 से, तो इसको नहीं ले सकते हैं। किस आधार पर नहीं ले सकते, कैसे छांट दिए? तो आप बताइए, x और y यहां पर क्या है? अंक है। क्या है? अंक। अंक का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है? 9 9। तो अगर ये दोनों अधिक से अधिक भी होगा तो 9 9 18 होगा। अगर x और y अगर बड़ा से बड़ा भी अंक होगा तो 9 9 18 होगा, जबकि यहां कितना है? 19। तो कभी हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। मतलब आपको 10 ही लेना है। ये सब चीज सीखना है, गणित को अगर करना है, ये सब चीज की जानकारी। 19 तो क्यों नहीं, 1 तो क्यों नहीं तो पैदा हो जाएगा कंफ्यूजन क्लास आपका एग्जाम हॉल में, है ना? यहां ना आपको बता दिए कि 6, वहां थोड़ी ना पता रहेगा पहले से क्या आएगा आपका। तो ये सब सीखना। 19 का जवाब क्यों, 1 का क्यों नहीं, मैंने सारा चीज बताया, 10 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, एकदम हलवा सवाल है ये। देखो, बोर्ड मास का सवाल भी एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। 25 क्वेश्चन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एगो 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है, बोर्ड मास से आएगा ही आएगा। बताइए, नियम तो हमारा यही कहता है BODMAS। पहले किसकी क्रिया? ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। आपका है कि नहीं बात? तो चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्रिया होता है ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी छोटी कोष्ठ का, तो छोटी कोष्ठ ही ना है। आज छोटी कोष्ठ में देखो, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिवाइड की क्रिया खाली देखिए यहां पर, देखिए इसकी क्रिया सबसे पहले होगा 2 3 3 हो गया। अब करिए दीजिए, 3 में से 3 कट जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 5, यानी पूरे छोटी कोष्ठ का मान कितना हो गया? 5 हो गया। खत्म। अब हम आते हैं, ये मंझली कोष्ठ पे आता है। शायद यहां पे बड़ी कोष्ठ होना चाहिए, यहां पे बड़ी कोष्ठ होना चाहिए, क्योंकि मंझली ओपन हुआ तो यहां क्लोज भी हो चुका है। तो मंझली कोष्ठ की क्रिया करते हैं। बोलो पहले भाग का क्रिया ना, तो 2 से 2 में भाग दिए तो 1, और 3 में से 1 घटा 2 ही। मंझली कोष्ठ का मान कितना? 2 हो गया। अब चलते हैं बड़ी कोष्ठ में। बड़ी कोष्ठ में देखो, 2 गुना 5 माइनस 6। तो पहले गुना का क्रिया ना, 2 बचे, 10 में से 6 घटा 4, तो बड़ी कोष्ठ का मान 4 आ गया। गुना बड़ी कोष्ठ का मान 4। इधर आइए, कितना है? 6 और माइनस
5 गुना 4। अब आप ही बताइए क्रिया किसका है? गुना का। देखो 4 ऑप्शन में रहता ना तो कुछ लोग हड़बड़ी में मार सकते थे। 6 में से 5, इसका अगर उतना ध्यान नहीं देते यहीं पे खत्म करते तो, है ना, 6 में से 5 घटा 1 गुना 4 4, लेकिन गुना की क्रिया 5 के 20, 6 माइनस 20 कितना? माइनस का 14 हो जाएगा आपका। इसे यहीं पर अगर कोई खत्म करेगा तो मिस्टेक में भी हो सकता है, अगर लिख लिख के करेगा तो खैर क्लियर दिख जाएगा कि माइनस से पहले गुना क्रिया आपका। नहीं बुझाया? माइनस 14 आपका। कुछ और भी आया था क्या किसी का? हाँ ये करिए, ये सब सवाल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलत बात है। देखिए जी कुछ कुछ लिखा है लंबा चौड़ा, लेकिन आसान होगा। डीआई बहुत ही इजी होता है, बस लंबा चौड़ा दिखे। तो कह रहे निम्नलिखित तालिका वर्ष 2020 और 2021 के दौरान एक कंपनी के 5 अलग अलग विभागों 1 से 5 में कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। 2020 और 2021 में कर्मचारियों की कुल संख्या 1200 और 1600 है। देखिएगा 2020 और 21 में कुल कर्मचारी कितना है? 1200 और 1600 है। आई सब प्रतिशत बता रहा है। पढ़िए, किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या में 2020 की तुलना में 2021 में अंतर अधिकतम है? अंतर अधिकतम है, सबसे ज्यादा अंतर है। तो एक बात बताइए यहां पर, सॉरी, कितना संख्या है टोटल? 1200। यहां कितना? आपको पता है पूरा 100% होगा, जोड़ के देख लीजिए। तो 100% का मान 1200, तो 1% का मान, यहां 1% का मान 16, 1-1% का मान है, 12 और 16 है। सवाल कहता है कि किस विभाग में 2020 में 2021 के तुलना में अंतर अधिकतम, यानी सबसे ज्यादा गैप कहां का है आपसे पूछा जा रहा है। तनी देखिए यहां पर कितने का गैप है? 3 का गैप, और यहां 1 का गैप, यहां 2 का गैप, यहां 4 का गैप। यहां पे देखिएगा जरा, है ना, आंसर वही हो जाएगा और क्या, विभाग 5 ही हो जाएगा। निकालने का कोई मतलब नहीं, एडजेक्ट आप देख लीजिए। 16 का मतलब 16% का मान हो जाएगा 16 गुना 12, यहां हो जाएगा कितना? 20 गुना 16 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा गैप यहीं का ना होगा। सब जगह तो 12 से गुना होना है ऊपर में, सब जगह नीचे 16 से गुना होना है। तो जो यहां का गैप होगा वही आपका सबसे ज्यादा गैप होगा। सबसे ज्यादा गैप देखो, यहां का 3 है, यहां का 1 है, यहां का 2 है, यहां का 0 है, सबसे ज्यादा गैप यहां का है। तो सबसे ज्यादा अंतर जो है अधिकतम आपका क्या होगा? यहीं का होगा। आंसर विभाग 5 मार देंगे। सही बात है, मतलब बनाने का जरूरत नहीं। यहां पर सवाल में सबसे ज्यादा गैप है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए। इस सवाल जानते हैं, इस सवाल हम करेंगे कल। मामला यह है कि सवाल में क्लियर नहीं किया है, हाँ, कि अपोजिट में घूम रहा है। तो 16 तो हमारा बताने के बाद मिलाए हैं ना। तो इसमें थोड़ा जानते हैं सवाल में कुछ कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा हम 2-4-10 मिनट टाइम देके देखेंगे, है ना। अभी आते वक्त थोड़ा सा देखे थे तो इसमें क्लियर नहीं किया है कि सेम डायरेक्शन भाग रहे हो। सेम में भागेगा तो कुछ हो जा रहा है, अपोजिट में भाग रहा था कुछ, और सवाल में कहीं ऊपर से नीचे तक नहीं लिखा है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे तब डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो फालतू का टाइम भी चला जाएगा। होने के लिए होगा आपका टाइम, इस पे 1-2 मिनट सोचा जाए, थोड़ा सा होने के लिए होगा, लाइन से पढ़ा जाए। लेकिन हम उचित अभी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि लेट में हम लोग हैं और थोड़ा सा भाषा में लिखा नहीं है। हम अगर आपको बताएंगे भी तो हम खुद चेक करेंगे कि इस पे भी लगाएंगे और उस पे भी लगाएंगे, है ना, क्योंकि सवाल में लिखे भी नहीं किया है। तो इसको हम कल डिस्कस कर देंगे, शुरुआत में ही याद रखिएगा आप, है ना। कहता है यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंक से 19%, देखो सैम है पीटर है, पीटर अगर 100 तो ये 19 कम, तो 19 कम कितना? 81 हो गया। 19 कम 81। सवाल कह रहा पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहा इससे वो कितना % ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है?
19 ऊपर, अब बटा में 81 और गुना 100। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा जी, सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग में कैलकुलेशन करिए ना, देखिए 9 से काटिए इसको 9 बार में, और 9 से काटिए इसको 11 बार में। थोड़ा याद रखिए 11 पॉइंट समथिंग होगा आपका, सही बात है। आप फिर यहां पर इसको कैलकुलेशन करिए, तो 9 से काटेंगे तो इसको 2 पॉइंट समथिंग होगा, 11 दूना 22, अब पॉइंट समथिंग समथिंगे में रह जाएगा, तो आंसर कितना 22.25 आपका। 23 भाग रहा है क्या? अच्छा गुना है, हाँ तो गुना में भाग सकता है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन बेसिकली कर लीजिएगा। ये गुना में है तो भागेगा, ये 28 वाला बहुत आगे हो जाएगा। ये इसे ही हम करेंगे, तरीके हमारा यही होगा। बस 10 से 15-20 सेकंड आपका। कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात इतना है। देखो यह लड़का और इधर है, जानते हैं 17 लड़का लड़की दोनों है। लड़कों की संख्या और लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात इतना है। तो सोचो जरा, 17 में 7 लड़का है तो लड़की 10 है ना होगी। 17 दोनों का है, में 7 लड़का तो लड़की कितना 10। लड़कों की संख्या दे रखा है 1099, जबकि लड़का का रेशियो कितना है 7, यानी 1099 जो है वो 7 रेशियो का मान है। तो 7 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन कहता है लड़कियों की संख्या बताओ कितना है, तो लड़की की संख्या कितना है 10 के रेशियो में 10 से गुणा कर देंगे। इससे कटेगा कै बार में 157 बार में, तो 157 गुना 10 1570 हो जाएगा आपका, हो जाएगा। 17 में 7 लड़का 10 लड़की 7 बराबर इतना, इसलिए 10 इक्वल टू 1, तो 7 से भाग देके 10 से गुणा कर दिए। ये देखिए हमारा आखिरी सवाल देखिएगा 20 नंबर क्या कहता है। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो कहता है दर कितना है, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज और गुना 100 और बटा में क्या मूलधन और गुणा समय 3। 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे काट देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। सीधे आपको 21 या 63 से भाग ही देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10 सही 10/63 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।